हेलो गाइस, आज कंप्यूटर क्लासेस में क्लास 11 यानी 11 केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या, यह कहाँ से आया, इसकी क्या महत्व है हमारी लाइफ में, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो आप केमिस्ट्री शब्द देख रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद है रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। अब ये बात आती है कि ये रसायन विज्ञान जो है भारत में उतना ही पुराना है, उतना ही प्राचीन है जितना कि वेदों का अध्ययन करना जितना पुराना है उतना ही रसायन विज्ञान का भी है। हमारे अर्थवेद में कॉपर, लोहा, सोना और टीन जैसे तत्वों का वर्णन किया गया है। तो यह माना जाता है कि बहुत प्राचीन है हमारे भारत की संस्कृति में रसायन भी। तो ये जो केमिस्ट्री शब्द है, यहाँ पे जो केमिस्ट्री है ये मिस्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मिस्र की कीमिया से लिया गया है। कीमिया जो होता है काला रंग का होता है। किस रंग का होता है? काला रंग का। और माना यह भी जाता है कि मिस्र की जो मिट्टी होती है वो काले रंग की होती है। प्राचीन काल में मिस्र में बहुत उच्च अवस्था पर कला संस्कृति मानी गई थी, जिसे हम उस समय केमिस्ट्री को मिस्र का कला के रूप में मानते थे। लेकिन आज ये केमिस्ट्री है, इसकी प्रारंभिक अध्ययन जो किया गया था उसको टेकिंग कहा गया था। क्या कहा गया था? टेकिंग। लेकिन आज किस नाम से जानते हैं? केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ये काले रंग पे मतभेद है साइंटिस्टों में कि कुछ मानते हैं कि वहाँ की मिस्र की जो मिट्टी है काली है, लेकिन कुछ विद्वानों का ये मानना है कि कीमिया जो था ये धातु था, जिसके कारण वहाँ मिस्रवासियों ने अनेकों अपने सुविधा के अनुसार वस्तुओं का क्या किया था? निर्माण किया था। तो ये रहा कि इसके जो फादर हैं, केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो लेबुआइजे हैं। अब ये कहा जाता है कि लेबुआइजे को केमिस्ट्री ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ऑफ फादर क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए हम चलेंगे आगे, बताएंगे कि क्यों कहा जाता है लेबुआइजे को पिता, आधुनिक पिता केमिस्ट्री का। इसके लिए कंप्यूटर क्लासेस चैनल जो नए अभी जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, इसके जो मॉडर्न फादर ऑफ जो केमिस्ट्री हैं वो लेबुआइजे हैं। अब लेबुआइजे को क्यों कहा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने भारतवर्ष में कि ये जो केमिस्ट्री के अध्ययन उतना ही पुरानी है जितना वेद का अध्ययन पुराना है, उतना ही रसायन का भी अध्ययन भारत में क्या है? पुरानी है। 500 ईस्वी में एक अर्थपूर्ण कदम रखा गया केमिस्ट्री में। किस ईस्वी में? 500 ईस्वी में 500 ईस्वी में आचार्य कणाद जो थे, 500 ईस्वी में आचार्य कणाद जो भारत के थे, इन्होंने परमाणुवाद दिया। परमाणुवाद के बारे में बताया कि परमाणु क्या है। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य कणाद ही भारत में परमाणु के खोजकर्ता माने जाते हैं। लेकिन डेमोक्रिटस जो है वह फादर ऑफ एटम्स कहलाते हैं। और 500 ईस्वी के बाद 1801 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनसे पहले, डाल्टन से पहले 500 ईस्वी में भारत के आचार्य कणाद ने परमाणुवाद दे चुके थे। उसके बाद से 1801 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे पिछले क्लासों में। उसके बाद से 350 से 1500 ईस्वी में 350 से 1500 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में एक अर्थपूर्ण कदम रखा गया,
और वो रखने वाले साइंटिस्ट थे, शायद आपको पता भी होगा वो कौन साइंटिस्ट थे। उस साइंटिस्ट का नाम है अल्केमिस्टस। कौन थे? अल्केमिस्टस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 350 से 1500 ईस्वी में एक अर्थपूर्ण कदम रखे रसायन के क्षेत्र में। और ये जो साइंटिस्ट थे अल्केमिस्टस, ये दो चीज़ों में रुचि रखते थे खोज में। इनकी खोज जो थी वो किसमें रुचि रखते थे, देख लीजिए। पहला था अमृत ढूंढने में। किसका खोज कर रहे थे? अमृत का। दूसरा पारस पत्थर का। फिर सुन लीजिए, भारत में जो केमिस्ट्री का अध्ययन है उतना ही पुराना, उतना ही प्राचीन है जितना वेद का अध्ययन है। 500 ईस्वी में आचार्य कराद ने परमाणुवाद प्रस्तुत किया था। 1801 ईस्वी में डाल्टन ने परमाणुवाद सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और भारत में परमाणु के खोजकर्ता या पिता कहा जाता है आचार्य कराद को। और उस तरह से डेमोक्रिटस जो है वो परमाणु के खोजकर्ता माने जाते हैं। 350 से 1500 ईस्वी में अल्केमिस्टस साइंटिस्ट ने अर्थपूर्ण कदम रखा रसायन के क्षेत्र में, और ये दो चीजों की खोज में रुचि रखते थे। पहला था अमृत, दूसरा था पारस पत्थर। अब अमृत खोज के लिए इन्होंने ये अपना थीसिस दिया था, ये सिद्धांत दिया था कि अमृत मिल जाने पर जो इसको पी लेगा वह युवा हो जाएगा और अमर हो जाएगा। पारस पत्थर इसलिए खोज रहे थे कि इससे जिस धातु को टच कराया जाएगा वो सोना में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये दो चीज मिली नहीं। लेकिन इन दो चीजों को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए इन्होंने जितने उपकरणों का प्रयोग किया, आज वो हम केमिस्ट्री के लैब में प्रयोग करते हैं, इन्हीं का योगदान है, अल्केमिस्टस का योगदान है। उसके बाद से बात आती है 16वीं सदी की। 16वीं सदी जो था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें साइंटिस्ट थे लेड्रो। कौन थे? लेड्रो। इस 16वीं सदी को हम लेड्रो का रसायन काल कहते हैं। लेड्रो का रसायन काल कहते हैं। इस काल में अनेकों गैस की क्या हुई? खोज हुई। अनेकों गैस की खोज हुई। और इस गैस की खोज में जो साइंटिस्ट थे वो रॉबर्ट बॉयल थे। कौन थे? रॉबर्ट बॉयल को लेड्रो काल का सबसे प्रमुख वैज्ञानिक या रसायनज्ञ माना जाता है क्योंकि इसी 16वीं सदी में गैस की खोज हुई थी। और गैस की खोज होने के बाद रॉबर्ट बॉयल ने ही गैसों से संबंधित नियम प्रस्तुत किए थे, जिसको हम और आप गैसीय नियम के नाम से जानते हैं। इसमें रॉबर्ट बॉयल है। इनके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए जो गैसों के अतिगुणों का अध्ययन किए। उसके बाद से 17वीं सदी में यानी 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को ढूंढा। अब ध्यान दीजिएगा, किसको ढूंढा? ऑक्सीजन को ढूंढा। अब इसी का आपको आंसर मिलेगा कि मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोइज़े को क्यों कहा जाता है। 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को ढूंढा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन नहीं कर पाए। इनसे पहले साइंटिस्टों का यह मंथन था कि जल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या जैसे भी वैसे उसको एकत्रित किया जाए। मंथन चल रही थी, तभी ऑक्सीजन जब मिला प्रिस्टले के द्वारा कि इसकी पूरी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किए लेबोइज़े। कौन किए? लेबोइज़े। और लेबोइज़े ने अध्ययन करके ये बताया कि ये ऐसा गैस है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यही है जो हमें जीवन प्रदान करता है और यही एक गैस है जो दूसरों को जलाने में सहायता करता है। ऐसे अनेक इसकी प्रॉपर्टीज की व्याख्या कर डाले, इसलिए इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया था केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ से अन्य पदार्थ बनते हैं लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होती। उन्हीं के आधार पर पूरी रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं। ये भी एक थीसिस होता है मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाने का।
इसके बाद से कई लोगों का ये मत है कि इन्होंने तत्वों के बुक लिखे थे, तत्वों पर, एलिमेंट ऑफ बुक्स, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि लैवोइजे भी पीरियोडिक टेबल बनाने में सहयोग किए थे। लेकिन इनका असल जो है ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करने पर ही इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये रहा आज की सबसे मूल अवधारणाएं रही रसायन के बारे में। अब ये बात इतना जब हो गया तो रसायन है क्या? तो रसायन एक ऐसी विज्ञान है जो प्राचीन काल में मिस्र के कला के रूप में इसको जानी जाती थी, लेकिन वास्तव में ये पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, पदार्थों की प्रॉपर्टीजों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो अब इसमें यह हुआ कि पदार्थों का अध्ययन कैसे होगा इस विज्ञान में। तो जितने साइंटिस्ट थे अपना अपना मत प्रस्तुत किए और ये पता चला कि जो पदार्थ होते हैं इनकी भौतिक गुण, कौन सी गुण? भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इनका अध्ययन किया जाएगा। अब देखिएगा, भौतिक गुण में हम अध्ययन करते हैं पदार्थ की, तो सबसे पहले उसका रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, अवस्था देखते हैं, उसका घनत्व देखते हैं, उसका गलनांक, फिर उसका हम देखते हैं क्वथनांक, हिमांक, etc। रासायनिक गुण में हम उसकी देखेंगे अम्लीयता को, दूसरा देखेंगे क्षारीयता को, और तीसरा देखेंगे लवण, चौथा देखेंगे उसकी संघटन। ये सारी चीजें देखते हैं हम किसमें? रासायनिक गुण में। तो भौतिक गुण देखने के लिए ध्यान दीजिएगा, भौतिक गुण किसे कहते हैं? कि वे गुण जिसमें पदार्थों की पहचान या संघटन परिवर्तित नहीं होती, उससे हम कहते हैं भौतिक गुण। अर्थात ये सारी चीज देखने में पदार्थ का कोई भी पहचान या संगठन परिवर्तित होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए हम मार्कर ही ले लें, एक पदार्थ है, इसकी भौतिक गुण देखेंगे तो रंग देखेंगे, रूप देखेंगे, अवस्था देखेंगे, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक देखेंगे, इसका कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन रासायनिक गुण में चलेंगे तो रासायनिक गुण का अध्ययन तभी कर पाएंगे जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती हो। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी या रासायनिक परिवर्तन होगा तभी हम रासायनिक गुण का अध्ययन कर पाएंगे। अर्थात वे गुण जिसमें पदार्थों की पहचान या संगठन क्या हो जाती है? बदल जाती है, उससे हम रासायनिक गुण कहते हैं। इतना अध्ययन करने के बाद एक आपका परिभाषा निकला रसायन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उससे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा परिभाषा मिला, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के रंग, रूप, अवस्था, संघटन तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यह रहा रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब ये दो मित्रों की रसायन विज्ञान जो होती है उसका विभाजन हुआ, विभाजन करने वाले रॉबर्ट बॉयल थे। रॉबर्ट बॉयल ने ही रसायन विज्ञान को मुख्य 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटे? 3। जो इसके मेन ब्रांच है, देखिए ध्यान से, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। ये 3 मेन ब्रांच है केमिस्ट्री के, जिसको हम हिंदी में इसको कहते हैं भौतिकी विज्ञान, भौतिकी रसायन, सॉरी क्या कहते हैं, भौतिकी रसायन, इसको कहते हैं अकार्बनिक, क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करेंगे, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये किस नियम से हो रहा है, किस सिद्धांत से हो रहा है, उसका अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और कार्बनिक रसायन जो है, और कार्बनिक रसायन में सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, और तथा उनके यौगिकों का भी अध्ययन किया जाता है, सिर्फ कार्बन को छोड़कर। किसको छोड़कर, कार्बन के यौगिक को छोड़कर सभी तत्वों के गुण, यानी 118 तत्व, हम सबका गुण का अध्ययन करेंगे, जिसमें कार्बन भी सम्मिलित होंगे, कार्बन के गुणों का अध्ययन करेंगे। लेकिन जब यौगिक की बात आएगी तो इस अकार्बनिक रसायन में कार्बन के यौगिक को छोड़कर, कार्बन तत्व के यौगिक को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के यौगिकों का भी अध्ययन करते हैं। किसमें, अकार्बनिक रसायन में। कार्बनिक रसायन में कार्बन और हाइड्रोजन से संबंधित यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है, या इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसके अतिरिक्त केमिस्ट्री की और भी शाखाएं हैं, जिसमें है बायोकेमिस्ट्री, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, जो मेडिकल के लाइन से सबसे बेटर होती है। तीसरा अगला होगा आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। उसके बाद से है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद से आपका है फोटो केमिस्ट्री के बाद से आपका आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसका विश्लेषण रसायन। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद से आपका आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं हम फार्माकोलॉजी। मेडिसिन बनाने की क्रिया का अध्ययन करेंगे इसमें। मेडिसिनल के बाद से आता है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिर आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री, फिर आता है आपका थर्मो केमिस्ट्री, फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी बहुत सी शाखाएं हैं केमिस्ट्री की। अब ये बायोकेमिस्ट्री मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, जीवधारियों के अंदर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर कृषि में प्रयोग होने वाले कौन कौन से रसायन हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यानी हमारी जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे इंटरचेंजिंग हो रही है, उसका अध्ययन करेंगे। तो ये सारे केमिस्ट्री की क्या है, शाखाएं हैं। मेन शाखा आपका फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। उसके बाद से बहुत शाखाएं हैं केमिस्ट्री की। जितना ही आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको इनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करने को मिलता रहेगा। फिलहाल इतना आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जितना ही हमारी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करेंगे, तो हम लोगों को लगेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों का मनोबल ऊंचा होगा जब आप क्वेश्चन एराइज करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इन सारी शाखाओं के बारे में अगले वीडियो में पूरे डिफिनेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए।